आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम गांधी पर परिचर्चा कर रहे थे, तो गांधी की परिचर्चा के क्रम का यह आखिरी बिंदु होगा। इसके बाद गांधी जी महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों पर हम इस अध्याय की बाइंडिंग करेंगे, इस अध्याय को संपन्न करेंगे और फिर लोकतांत्रिक नेहरू के विचारों को देखेंगे। इसके बाद मैं पुनः आप सबको सेकेंड पेपर की ओर, अपने पेपर की ओर लेके चलूंगा। अपने पेपर पर बात होगी। चूंकि ये पेपर आपका नहीं चल रहा है, तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य है कि इस पेपर को साथ साथ लेके चलूं, क्योंकि इस पेपर को संपन्न करना ये भी 75 अंक का होगा और आपके लिए निर्णायक और प्रभावकारी होगा। तो मेरा कर्तव्य होगा कि ये पेपर भी आपका बढ़िया हो, अच्छे अंक पाए। इसके दार्शनिक पक्ष आज मुझसे मिलने कॉलेज में पवन आए थे, पवन प्रजापति, जो इंग्लिश मीडियम के हैं और बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, मेधावी विद्यार्थी हैं। उनसे मैंने कहा था कि शाम को हम लोगों की मुलाकात होगी टीचमेंट के माध्यम से और हम लोग नेहरू पर चर्चा करेंगे, नेहरू पर बात करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब गांधी पर जो अवशेष विचार बचता है वह है गांधी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। प्रश्न तो अनेक बन सकते हैं गांधी पर, लेकिन प्रायः बीए में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह कभी कभी बनता है। क्या गांधी अराजकतावादी थे, एनार्किस्ट थे? और एक होता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, न्यास का सिद्धांत। तो मैं लगभग हर बिंदु पर अपनी बात, क्या गांधी समाजवादी थे, क्या गांधी और मार्क्सवाद में क्या समानता असमानता है, इस पर भी प्रश्न आता है। तो इन सारे प्रश्नों की विवेचना हम लोग करेंगे और एक विषयवार इसको हम उद्घाटित करेंगे। तो सबसे पहले गांधी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, गांधी का ट्रस्टीशिप क्या है, इस विषय पर हम वार्ता करते हैं। गांधी के न्यास का सिद्धांत क्या है? गांधी के आर्थिक दर्शन में एक सिद्धांत है ट्रस्टीशिप। गांधी के आर्थिक दर्शन में गांधी ने जो आर्थिक विचार प्रस्तुत किए हैं, उन विचारों में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है। गांधी ने जो आर्थिक विचार प्रस्तुत किए हैं, तो पहले हम गांधी के आर्थिक विचारों में जो साधारण विचार हैं, जो छोटे छोटे हैं, बड़े महत्व के विचार हैं, उन विचारों पर हम चर्चा कर लेते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी कागज कलम अपने पास रखें और एक सार्थक लेक्चर हम लोग आयोजित कर सकें। मेरे विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं। आर्थिक विचारों में गांधी जैसा कि हमने सत्याग्रह, गांधी चाहते थे कि सत्याग्रह के माध्यम से गांधी स्वावलंबन के पक्ष पोषक थे। और मैंने आपको जब गांधी के सत्याग्रही के गुण बताए थे, तो सत्याग्रही का गुण बताते हुए मैंने बताया था कि एक अखंड सत्याग्रही कैसे हो सकता है। गांधी ने इसकी विस्तृत चर्चा की। उसमें कहा कि वो ब्रह्मचर्य उसमें होना चाहिए, श्रम की महत्ता होनी चाहिए, उसमें वह संकल्प ले कि मैं जीवन भर निर्धन रहूंगा या दरिद्र रहूंगा, वह अस्तेय करे, अपरिग्रह करे, ब्रह्मचर्य करे, ये सत्य का ही प्रयोग करे। तो गांधी ने एक सत्याग्रही के इतने गुणों की परिचर्चा की। उसमें अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय हो, कभी चोरी न करता हो, ब्रह्मचर्य हो, ब्रह्मचर्य को मैं बता चुका हूं, उसमें अपरिग्रह हो, बहुत ज्यादा धन संग्रह करने की लालसा न हो, शरीर के श्रम में विश्वास करे, बिना श्रम किए वो भोजन न करे, अस्वाद का व्रत ले, उसमें स्वाद के प्रति कोई लालसा न हो, ताकि वो उसमें कठोरता आ सके, जीवन शैली उसकी दृढ़ और मजबूत हो सके और उसे सत्य के अनुसरण करने में कोई असुविधा न हो। उसमें निर्भयता होना चाहिए, सभी धर्मों के प्रति समान आदर करना चाहिए, स्वदेशी की भावना हो और अस्पृश्यता उसमें कभी व्याप्त न हो। ये गांधी के 11 सूत्र थे। एक बार मैं पुनः 11 सूत्र को, सत्याग्रही के सूत्र को वर्णन कर देता हूं, और यहीं से गांधी के आर्थिक विचारों की कुंजी या चाबी खुलती है। गांधी ने कहा कि एक सत्याग्रही में क्या क्या होना चाहिए?
पहला, गांधी उसके बिना जी नहीं सकते, सत्य। दूसरा, अहिंसा। तीसरा, अस्तेय, माने वो कभी चोरी न करे। अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन करे, माने उसकी काम वृत्ति पर पूर्ण नियंत्रण हो। और यह नियंत्रण की साधना बड़ी कठिन होती है। अगर इस पर नियंत्रण हो गए तो वो जीवन में विजयी ही होता है। जीवन के हर क्षेत्र में विजय श्री उसका वर्ण करती है। अपरिग्रह हो, जितनी आवश्यकता है, 4 रोटी खाना है तो 4 रोटी ही वह नहीं। अगर 2 वस्त्रों में काम चल जाता है तो वस्त्रों की माने भौतिक लालसा से विमुक्त होना, कंचन से विमुक्त होना, कामनी से विमुक्त होना। अस्तेय, चोरी न करना। तो पहला मैंने बताया कि अहिंसा, सत्य हो। दूसरा, अहिंसा हो। अस्तेय हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो। उतनी ही वस्तुओं को एकीकृत करे, इकट्ठा करे जिससे उसका काम चल जाए। अधिक वस्तुओं को का संग्रह न करे, यह अपरिग्रह है। शरीर श्रम में आस्था रखे। शरीर जितना, अगर कोई भी अगर भोजन करना है तो बिना श्रम के भोजन न करे। अगर संपत्ति अर्जित करनी है, साधारण संपत्ति भी जीविकोपार्जन के लिए, तो वह भी श्रम रहित संपत्ति चोरी है। गांधी ने उसको श्रम के बिना संपत्ति को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद अस्वाद, उसके भोजन में कोई स्वाद न हो, अस्वाद उसके जीवन में स्वीकार कर ले। वो कुछ भी खा करके अपना जीवन निर्वहन कर ले और उसमें निडरता हो, निर्भयता हो, उसमें किसी प्रकार का कोई भय न हो। सभी धर्मों का समान रूप से आदर करे। स्वदेशी का संकल्प ले, अर्थात भारत में निर्मित वस्तुओं का ही वह उपयोग करे। अधिकतम भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग करने का गांधी का आशय था। यह नहीं था कि अगर विदेश की दवाई है तो हम उसका यूज नहीं करेंगे प्राण रक्षा के लिए। गांधी सबको स्वीकारते हैं, लेकिन अगर हम अपने सूती वस्त्र, खादी वस्त्रों का उपयोग करते हैं तो हम हाथ को काम देते हैं, अपने बुनकरों को रोजगार देते हैं, अपने श्रमिकों को रोजगार देते हैं। और देश का धन देश में रहता है, देश का धन विदेशों में नहीं जाता है। इसलिए गांधी ने स्वदेशी का व्रत लिया। स्वदेशी के साथ साथ अस्पृश्यता को किसी भी रूप में गांधी स्वीकार नहीं करते थे। और उसने कहा कि एक सत्याग्रही अस्पृश्यता का किसी प्रकार आचरण नहीं करेगा और इस अस्पृश्यता की अवधारणा का जड़ मूल से समूल नाश करने का प्रयत्न करेगा और किसी प्रकार का जातीय भेदभाव सत्याग्रही नहीं रखेगा। ये सत्याग्रही के 11 गुण थे। और इस गुण में एक 2 चीजें हैं, स्वदेशी और दूसरा है श्रम। श्रम की महत्ता, बिना श्रम के एक रोटी भी खाना गांधी के अनुसार पाप है। तो गांधी ने जिस हिंद स्वराज की परिकल्पना की, जिस आर्थिक दर्शन की थी, वो स्वदेशी और श्रम पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति श्रम करे और श्रम से, बिना श्रम किए न तो भोजन करे और न तो संपत्ति अर्जित करे। ये गांधी का सिद्धांत था और यहीं से गांधी का आर्थिक दर्शन निकलता है, स्वावलंबन का दर्शन। गांधी, देखने में लगता है कि गांधी चरखा चलाते हैं। चरखा, बहुत लोग हमारे, मैं तो खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, मुझे इस बात को कहने में भी गर्व होता है और छिपाने में, मुझे छिपाने वाला नहीं हूं। लेकिन मुझे गांधी भी प्रिय हैं, मुझे समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अत्यधिक प्रिय हैं। मैं पूर्वाग्रह नहीं रखता हूं, लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूं जो गांधी को कह देते हैं कि गांधी के चरखे से आजादी नहीं मिली। इस बात से मैं सहमत नहीं होता हूं। मेरे भावधारा के लोग भी ऐसा आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन अगर कुल मात्रा से देखा जाए तो गांधी के दर्शन को, आर्थिक दर्शन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी स्वदेशी जागरण मंच, जिसका मैं स्वयंसेवक हूं, उसके रूप में स्वीकार करते हैं। गांधी के सत्य को, अहिंसा को, अस्तेय को, अपरिग्रह को, ब्रह्मचर्य को, श्रम की महत्ता को, स्वदेशी को, स्वावलंबन को, समान सभी धर्मों का समादर को, ये सारी धारणाएं अस्पृश्यता के निवारण से, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। और गांधी से, यहीं से आर्थिक दर्शन निकलता है। गांधी चरखा चलाते थे। एक माँ
और हमारी बेटी बहन अगर भूखी भी है, नंगी भी है, तो उसे मर्यादा और सील की रक्षा के लिए उसे वस्त्र की आवश्यकता होती है, और इस वस्त्र से वो माँ, वो बहन, वो बेटी अपने मर्यादा की रक्षा करती है, अपनी सील की रक्षा करती है, अपना आनर प्राप्त करती है। तो इस प्रकार गांधी ने कहा कि वस्त्र से हम भूखे भारत को, नंगे भारत को वस्त्र देंगे, और इस प्रकार उन वस्त्रों से भूखे भारत का पेट भरेगा, तेरे भूखे भारत को वसन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा। तो गांधी का ये रचनात्मक प्रयास था। और देश का पैसा देश में रहेगा, हमारे बुनकर उत्पाद करेंगे, और 4 पैसा 10 पैसा जो भी आमदनी हो, आय होगी, सूत काटने वाले को होगा, सूत को बिन करके बुनकर को कपड़ा बनाने वाले का होगा। तो गांधी का मंत्र था भारत स्वावलंबी होगा। और स्वावलंबी क्यों होगा? गांधी ने ये कोई नवीन परंपरा या नवीन चिंतन का उद्घाटन नहीं किया। लॉर्ड मैकाले जब भारत आया था ब्रिटिश साम्राज्य के कालखंड में, तो लॉर्ड मैकाले ने एक रिपोर्ट दी, और लॉर्ड मैकाले के पहले एक वुड डिस्पैच था भारत में शिक्षा पद्धति पर। जनरल वुड ने अपना डिस्पैच लिखा, लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश सरकार को अपनी बात कही, और लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि भारत को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत सुदृढ़ अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। क्यों तोड़ना मुश्किल है? कहा कि भारत के जो गांव हैं वो स्वतंत्र हैं, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता है। आज हम गांव को जीडीपी में जोड़े या ना जोड़े, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का हम सही मायने में आकलन नहीं कर पाते हैं। भारत की वर्तमान सरकार, कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार, ओडीओपी, कल मैंने आपको लिंक भी भेजा था, उस पर पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत का बड़ा शानदार भाषण हुआ था। अगर उसके भाषण का आता है तो मैं अपने आईडी पर उसको पोस्ट करूंगा, आप लोग भी सुनिएगा। मेरी एक आईडी है डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी करके, एक डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी एयू करके है। इन दोनों फेसबुक आईडी पर मैं उसे डालूंगा। अत्यंत भारत की समृद्धि का रास्ता कहां खुलता है? भारत की समृद्धि का रास्ता भारत के गांवों से खुलता है। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और जोग्राफिकल इंडिकेशन, बनारस का क्या है, फैजाबाद का क्या है, आजमगढ़ का क्या है, कहां कहां का क्या क्या उद्योग है, और कहां जीआई, जनरल जोग्राफिकल इंडक्शन होगा, वो उत्पाद की बौद्धिक संपदा स्थापित होगी। गांधी वही काम स्वतंत्रता आंदोलन में स्वावलंबन का करते थे। जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, श्रम की महत्ता होगी, स्वदेशी का संकल्प होगा, तो राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा। आप लोगों ने एक वो कविता सुनी होगी, दोहा चौपाई सुनी होगी, को नृप होई हमें का हानि। कोई भी राजा हो, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? सहजता से इसका अर्थ कुछ दूसरा लगा लिया जाता है, और जैसा आप अर्थ लगाते हैं उसका अर्थ ये नहीं था। ये उसका अर्थ था, भारत के गांव इतने आत्मनिर्भर थे कि राजा मुगलिया सल्तनत का है या राजा हिंदू है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था, क्योंकि भारत के गांव आत्मनिर्भर थे, स्वावलंबी थे। वो पूरी अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ और मजबूत अर्थव्यवस्था, गांव में लुहार था, गांव में नाई था, बाल कटिंग से लेके अन्न तक सारा उत्पादन अपने जीवन निर्वाह का सब गांव में उपलब्ध था। इसलिए गांव की अर्थव्यवस्था का हम जीडीपी से आकलन करें या ना करें, गांव की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी। और यही बात लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश सरकार को कही कि भारत को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि भारत के गांव आत्मनिर्भर हैं, और जब तक गांव टूटेंगे नहीं भारत के, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत की धन संपदा को हम चाहे कितना लूट लें, भारत निर्धन नहीं हो पाएगा। ये लॉर्ड मैकाले के शब्द हैं, मेरे नहीं। और ये स्पष्टतः आज हमारे सामने दस्तावेज है, आप उसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो गांधी ने ये गांधी का जो आर्थिक दर्शन था उस पर मैं आता हूं। गांधी के आर्थिक दर्शन में था, पहला, गांधी कहते थे कि भारत इतना गांव में बसा हुआ है, तो गांधी कहते थे भारत गांव का देश है। गांधी कहते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो गांधी ने कहा कि हम औद्योगिकीकरण का विरोध करते हैं।
1917 में जब गांधी 1920 और 21 में जब गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, गांधी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, तो 1920-21 में गांधी ने असहयोग छेड़ा, 30 और 31 में गांधी ने सविनय अवज्ञा करी, 45 में भारत छोड़ो दिया। तो इससे गांधी ने एक मार्ग ढूंढा और गांधी ने कहा कि हम औद्योगिकीकरण का विरोध करेंगे, क्योंकि इसी समय दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति संपन्न हुई थी। तो बड़े बड़े उद्योग धंधों से, क्योंकि मार्क्स का जो रास्ता था आदिम साम्यवाद, दास युग, सामंत युग के बाद पूंजीवादी युग के बाद फिर साम्यवाद आएगा, वैज्ञानिक ढंग से उसकी क्रांति होगी, और साइंटिफिक सोशलिज्म जब आएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का अवतरण होगा, और कुछ समय के लिए राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की कल्पना है, लेकिन कुछ देर के लिए श्रमिकों की तानाशाही होगी, प्रोलेटरेट की डिक्टेटरशिप होगी, और उस डिक्टेटरशिप में राज्य की जो पूंजीवादी शक्तियां हैं पुनः सिर न उठा सकें, हम वर्ग विहीन राज्य विहीन कर सकें, कोई वर्ग न होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं, तो कोई वर्ग नहीं, क्लासलेस सोसाइटी होगी, और उसमें जो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करेगा। यही साम्यवाद का फार्मूला है, साइंटिफिक फार्मूला है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, वैज्ञानिकता है। और मार्क्स ने इस आधार पर दुनिया में साम्यवाद की स्थापना के लिए औद्योगिकीकरण किया। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई तो बड़े बड़े उद्योग हो गए और उद्योगों पर श्रमिकों का आधिपत्य हो गया, श्रमिकों की रूस में सरकार बन गई। तो गांधी भारत की परिस्थितियों के अनुसार भारत में औद्योगिकीकरण का विरोध करते हैं, क्योंकि भारत गांवों का देश है और बड़े बड़े उद्योग लगा देंगे तो गांव के लोहार कहां जाएंगे, गांव के कुम्हार कहां जाएंगे, गांव का बढ़ई कहां जाएगा, गांव का सोनार कहां जाएगा, गांव का वैश्य कहां जाएगा, गांव का चमड़े उद्योग में संलग्न व्यक्ति कहां जाएंगे। चमड़े से एक भारी मात्रा में पूरे भारत को जूते मिलते हैं, पूरे भारत को बैग मिलते हैं, पूरे भारत को बेल्ट मिलते हैं, नाना प्रकार का इस चर्म उद्योग का व्यापार है। ये जोग्राफिकल इंडक्शन है, हमारी बौद्धिक संपदा है, और इस बौद्धिक संपदा पर चाहते थे कि भारतवासियों का ही आधिपत्य रहे। इसलिए गांधी बड़ी बड़ी मशीनों के पक्ष में नहीं थे, गांधी कुटीर उद्योग के पक्ष में, कुटिया में झोपड़ी में चलने वाले उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग होंगे। जो आज प्रधानमंत्री जी का नारा है वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, जो लोकल होगा वो क्या होगा, लोकल को हम आवाज देंगे और वो फिर बनेगा ग्लोबल। तो हम ये रास्ता निकालेंगे कि हम वैश्विक स्तर पर किस तरह स्थापित हो सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की निर्यात की क्षमता बढ़ेगी। अब जब निर्यात बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी इकोनॉमी। अब पॉजिटिव इकोनॉमी उसे ही कहते हैं जिसमें निर्यात, उत्पादन करें और ज्यादा से ज्यादा बेचें और खरीदें बहुत कम, तो देश की अर्थव्यवस्था घाटे की अर्थव्यवस्था के स्थान पर देश की अर्थव्यवस्था लाभ की अर्थव्यवस्था होती है, धनात्मक होती है, सकारात्मक अर्थव्यवस्था होती है, क्योंकि हमने उत्पादन किया अपने उससे उद्यमिता से, अपने कौशल से, अपने स्किल से, इंटरप्रेन्योरशिप से हमने उत्पादन किया, उस उत्पादन से उस उत्पादकता को करके दिखाया और बेचा और अधिक से अधिक धन को अपने यहाँ लेके आए। तो हमने निर्यात बेचा अधिक, खरीदा कम, तो देश की अर्थव्यवस्था धनात्मक होती है। और गांधी इसीलिए औद्योगिकीकरण का विरोध करते हैं कि गांव के छोटे छोटे उद्योग चलेंगे, कोई मोमबत्ती बनाएगा, कोई अगरबत्ती बनाएगा, कोई मसाले बनाएगा, कोई आंवला का मुरब्बा बनाएगा, कोई पापड़ बनाएगा,
इस तरह देश की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ग्रूम करेगी। इसलिए पंडित नेहरू के एकदम विपरीत गांधी कहते थे, डॉक्टर लोहिया उसी बात को ग्रहण करते हैं और वो छोटे उद्योगों के, कुटीर उद्योग और औद्योगिकीकरण का गांधी ने भरपूर विरोध किया। दूसरा क्या किया? कुटीर उद्योगों का समर्थन। गांधी ने औद्योगिकीकरण का विरोध किया और छोटे छोटे उद्योग जो हाथ से चल सकें, जो पैर से चल सके और जो बहुत छोटी मशीनों से चल सकें, उन उद्योगों का गांधी ने समर्थन किया, क्योंकि इससे हजारों बेरोजगार लोगों के हाथों को काम मिलेगा। गांधी जानते थे, और कोई भी सरकार जानती है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की आएगी, फिर किसी दूसरे दल की सरकार आएगी। इन सारे राजनीतिक दलों को पता है कि हम बहुत मात्रा में सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं करा सकते, भले उदारीकरण हो या न हो। हम भारत के प्रत्येक नागरिक को रोजगार नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकारी रोजगार नहीं दे सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, उद्यमशीलता के माध्यम से, स्किल के माध्यम से, बौद्धिक कुशलता के माध्यम से उन्हें हम इतना कुशाग्र बना देंगे कि गांव का प्रत्येक आदमी अलग अलग ढंग का अपना काम, कोई सुतली बनाएगा, कोई सूत काटेगा, कहीं पर अगरबत्ती, कहीं पर मोमबत्ती, कहीं बिस्कुट बनेंगे। इसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मत लगाओ, छोटे छोटे उद्योग लगाओ, और छोटे छोटे उद्योग लगाओगे तो भारत के हजारों हाथों को काम मिलेगा। जब आप खद्दर का कुर्ता पजामा पहनते हैं, कभी कभी हमारी दृष्टि भी परिपक्व नहीं होती है, तो हम नेताओं को गाली देते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं कि ये सब नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, या कांग्रेस का, या किसी दल का हो, हम लोग खादी पहनने वाले को बुरी दृष्टि से देखते हैं। वो जो भी है मजबूरी में पहन रहा है, लेकिन खादी के का वस्त्र पहनने के मतलब किसी हाथ को रोजगार दे रहे हैं, किसी गरीब माँ जो चरखा चलाती है, उस माँ के घर में हम पैसा दे रहे हैं। इसलिए स्वावलंबन का पहला मंत्र है कुटीर उद्योग। कुटीर माने झोपड़ी, कुटिया में चलने वाला उद्योग, बहुत छोटे ढंग का उद्योग। और गांधी चाहते थे कि कुटीर उद्योगों का जाल बिछा दिया जाए, हम अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण। गांधी मूल चाहते थे कि धन किसी बड़े व्यापारी, बड़े उद्योगपति में केंद्रित न हो, धन को हम बांट दें, धन को हम एक स्थान पर न रहें, खेतों को भी भूमिहीनों में बांट दें। इसलिए गांधी चाहते थे कि आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण आए, एक व्यक्ति या चंद व्यक्तियों के, कुछ लोगों के हाथ में, जैसे आज अडानी, अंबानी और टाटा जैसे बड़े बड़े औद्योगिक समूहों में भारत की बहुत बड़ी पूंजी फंसी हुई है। इसके विपरीत गांधी चाहते थे कि कुटीर उद्योगों को सरकार बढ़ावा दे, इनका संरक्षण करे, इनका संवर्धन करे, और इसके माध्यम से गांव की अर्थव्यवस्था बूम करेगी, उसमें जंपिंग आएगी, उसमें एक नई ऊंचाई आएगी। तो औद्योगिकरण का विरोध और दूसरा कुटीर उद्योगों का समर्थन किया गांधी ने, छोटे छोटे उद्योगों का। इसके बाद गांधी ने अपरिग्रह के सिद्धांत को, उन्होंने कहा कि संतोषम परमम सुखम की धारणा प्रत्येक भारत को ग्रहण करनी चाहिए, और जितने में काम चले उतने में काम चलाना चाहिए। अगर 2 रोटी में काम चल जाए तो तीसरी रोटी किसी हम गरीब को दे दें। तो इस चीज को, त्याग करने की वृत्ति को, आवश्यकता के अनुसार ही ग्रहण करने की प्रवृत्ति को, इस टेंडेंसी को ही गांधी ने अपरिग्रह कहा है। हम अगर 2 वस्त्रों में, एक वस्त्र में काम चल सकता है, तो हम 27 वस्त्रों को न पहने, ऐसा गांधी का मानना था, गांधी का विचार था, गांधी का दर्शन था। और गांधी ने कहा कि हमें अपरिग्रह के सिद्धांत का परिपालन करना चाहिए। और गांधी ने अपने पहला तो उसने गांधी ने कहा कि गांधी के अर्थ दर्शन को जब आप पढ़ेंगे, आप हम लोग देख रहे थे, तो गांधी ने पहली बात कही कि हम औद्योगिकीकरण का विरोध करते हैं, हम कुटीर उद्योग का समर्थन करते हैं, हम अपरिग्रह के सिद्धांत की अपील करते हैं, वर्ग सहयोग की धारणा। जैसे मार्क्स ने कहा कि अमीर और गरीब में द्वंद्व है, मार्क्स ने, आपको पढ़ा होगा भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत, कहा कि द्वंद्व का कारण स्वामित्व है, ये जमीन तुम्हारी है,
या वे जमीन हमारी है। कुछ सामंती लोगों ने, बड़े औद्योगिक लोगों ने इस जमीन के टुकड़े पर आधिपत्य कर लिया है और अवशेष नागरिकों को उससे वंचित कर दिया है। तो उसका सब कुछ हार गया है, जिसे प्रोलेटरेट या सर्वहारा कहते हैं। और सर्वहारा और जो पूंजीपति वर्ग है, जिसने पूंजी एकत्रित की है, उसके बीच निरंतर द्वंद्व या संघर्ष चलता रहता है। तो गांधी ने कहा, गांधी चूंकि अहिंसा की धारणा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो व्यक्ति और व्यक्ति के प्रति घृणा को मिटाकर व्यक्ति और व्यक्ति में प्रेम की गंगा बहाने के समर्थक है। इसलिए वर्ग द्वंद्व के स्थान पर, वर्ग अमीर और गरीब के बीच संघर्ष और फाइटिंग के स्थान पर गांधी ने कहा कि हम अमीर और गरीब में किसी प्रकार का अंतर नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, और वर्ग में अमीर वर्ग गरीब वर्ग का सहयोग करे। तो वर्गों के बीच जब सहयोग बढ़ेगा, वर्ग की संघर्ष की अवधारणा समाप्त होगी, तो लोगों को अपना अधिकार, अपना कर्तव्य घर बैठे मिल जाएगा। तो इसलिए गांधी ने कहा कि वर्ग संघर्ष की जगह पर वर्ग सहयोग, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग सब मिलके इस भारत के भाग्य का निर्माण करेंगे, सबकी भूमिका निर्णायक होगी। इसलिए गांधी ने कहा कि वर्ग सहयोग की धारणा में हम विश्वास नहीं करते हैं, वर्ग निरपेक्षता की धारणा में हम विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वर्गों में से हम अपेक्षा करते हैं कि इनमें सहयोग की वृत्ति पैदा हो जाए। तो वर्ग सहयोग की अवधारणा में विश्वास। और चौथा उनका सिद्धांत था कि संरक्षकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, जिसे हम न्यासधारिता का सिद्धांत कहते हैं। गांधी ने कहा, जैसे मार्क्स ने कहा कि सारे पूंजीपतियों को एक साथ मिटा दो, क्रांति कर दो, और फिर वो फन न फैला सकें इसका भी प्रबंधन कर दो। इसके विपरीत गांधी इसके विपरीत थे। गांधी जानते थे कि ऐसा बहुत लंबे समय तक तोप और बंदूकों के बल पर सरकार नहीं चलाई जा सकती है, सरकार चलाई जाती है इच्छा के आधार पर। तो गांधी ने जो थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप दी, उसमें कहा कि अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं होगा। हम अमीर से अपील करेंगे, उनसे सारा पैसा एकत्रित करेंगे और उसको हम गरीबों में उद्योग स्थापित करेंगे और गरीबों में वितरित करेंगे। ये गांधी ने का ये न्यास का सिद्धांत था। ट्रस्ट, ट्रस्ट जानते हैं, ट्रस्ट को कहते हैं कि 2 रुपया मेरा, 2 रुपया आपका, 2 रुपया इनका, जितने ट्रस्टी हैं उस ट्रस्ट में पैसा जमा कर देंगे, और ट्रस्ट का अगर लाभ होगा तो लाभ बांट लेंगे, घाटा होगा तो सह लेंगे। तो गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था कि प्रत्येक भारतवासी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का पालन करे, और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है कि पूंजीपति वर्ग से हम पूंजी मांगेंगे। और गांधी के जमाने में, गांधी के युग में, गांधी के मांगने पर उस जमाने में करोड़ों रुपए निकल पड़े थे, करोड़ों रुपए निकले। पाकिस्तान का उससे बड़ा हर्जाना दिया गया, ऐसा कहा जाता है, इतिहास इस बात का उदाहरण भी है। लेकिन गांधी ने अपने सिद्धांत पर एकदम अविचल और अटल रहे, और गांधी ने कहा कि हम अमीर और गरीब के मध्य कोई भेद नहीं करना चाहते हैं। और इसलिए गांधी ने कहा कि हम ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप अर्थात देश के उद्योगपतियों से पूंजी लेंगे, मांगेंगे, एक ट्रस्ट बनाएंगे देश के कल्याण के लिए। ट्रस्ट माने इस उद्योगपति से 1000 करोड़, उस उद्योगपति से 1000 करोड़, ये सारे पैसे हम एकीकृत कर लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे, और फिर इससे गरीब लोगों की आर्थिक सहायता करेंगे, गरीबों का कल्याण सुनिश्चित करेंगे, गरीबों के लिए कार्य करेंगे, और इसका एक ट्रस्ट के माध्यम से करेंगे। और उसमें जो नौजवानों की टीम होगी वह क्या करेगी, उस पैसे से जो ट्रस्ट में जो अमीरों ने दिया है, जो धनवानों ने दिया है, उद्योगपतियों ने दिया है, उसको हम रखेंगे काशी में, उसको हम रखेंगे जो काशी कह रहे हैं, जो हमें
अमीरों ने दिया है, उद्योगपतियों ने दिया है, उसे एक स्थान पर रखेंगे और उसका हम ट्रस्ट बना देंगे। किसी उद्योगपति ने इतना दिया, किसी उद्योगपति ने इतना दिया, सब लोग दे रहे हैं और समाज के जो संभ्रांत लोग हैं वो भी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बनेंगे, पैसा देंगे और इस पैसे का उपयोग हम समाज के निर्धन नागरिकों की सेवा में लगाएंगे। यही गांधी का सिद्धांत था। गांधी अहिंसा के पुजारी थे और गांधी ने अपने जीवन में जो भोगा उसको स्वयं अपने जीवन में पहले करके दिखाया। तो गांधी ने कहा कि एक रास्ता आर्थिक स्वावलंबन का निकलता है, देश के गांव को, देश के गरीबों को, वो रास्ता कहां से निकलेगा? वो रास्ता निकलेगा समाजवाद से। वो रास्ता निकलेगा, एक समाजवाद उसको मत कहिए, वो रास्ता निकलेगा ट्रस्ट बनाने से। हम एक ट्रस्ट बना देंगे और सारे उद्योगपतियों की जो कैपिटल है उसमें ट्रस्ट कर देंगे, उसमें न्यस्त कर देंगे, उसमें इकट्ठा कर देंगे और तदुपरांत उस पैसे से हम गरीबों की सेवा करेंगे। यही गांधी का न्यास का सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप की थ्योरी है। तो गांधी के आर्थिक विचारों की, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की साम्यवादियों ने और समाजवादियों ने, भारत के समाजवादियों में डॉक्टर लोहिया को छोड़ करके सभी ने गांधी के सिद्धांत का विरोध किया है और कहा है कि गांधी गांधी पूंजीवाद के समर्थक हैं। वो तो उद्योगपतियों से ले रहे हैं, लेकिन जमनालाल बजाज जैसे लोग गांधी के निजी सचिव थे, जिनके पास न तो संपत्ति की कमी थी, न तो संतति की कमी थी, अरबों खरबों का आदमी, और वो गांधी का पीए होकर का काम करता था। ये गांधी के न्यास सिद्धांत की सैद्धांतिक विजय थी। और गांधी चाहते थे अपने जीवन काल में कि अगर हमारे जीवन काल में देश आजाद होगा और मैं रहूंगा तो कांग्रेस को समाप्त कर दूंगा, और अगर मैं रहूंगा तो कांग्रेस सेवा करने वाला एक संगठन बनेगा और जो ट्रस्ट में पैसा आएगा उद्योगपतियों के द्वारा दे, उस पैसे से हम गरीबों के विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। तो ये गांधी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। गांधी के आर्थिक विचारों की कई आधारों पर आलोचना भी की गई है। पहली बात कही जाती है कि गांधी जी औद्योगिकीकरण के विरोधी हैं और कुटीर उद्योगों के ही पक्ष में हैं। तो अगर कोई देश परंपरागत सामानों से, परंपरागत तरीके से अपने देश में, जैसे गांधी बड़ी मशीनों के विरोधी हैं, बड़े बड़े मशीनों के विरोधी हैं जिनकी चिमनियों से धुआं निकलता है, उत्पादन होता है, गांधी उनके विरोध में खड़े हैं, कहते हैं नहीं, ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। क्यों क्यों नहीं होने देंगे? इसलिए नहीं होने देंगे कि हम अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटेंगे और इसके लिए हमें आवश्यक है कि हमें एक ट्रस्ट बना करके, और गांधी की ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की जो आलोचना की जाती है सिर्फ इसी आधार पर की जाती है कि गांधी औद्योगिकीकरण के विरोधी हैं। लेकिन उद्योगों ने दिया क्या है? उद्योगों ने दिया, गरीबों के हाथ का हक छीन लिया। वो उत्पादन अगर कुटीर उद्योग में होते तो गरीबों के घर के चूल्हे जलते। औद्योगिकीकरण, उद्योग बड़े बड़े मालिकों के हैं और उसका लाभ जनता को, वो लाभांश भी लेगा, उसके श्रम की कीमत भी नहीं देगा श्रमिक को, और अधिकतम लाभांश कौन ग्रहण कर लेगा? उद्योगपति ग्रहण कर लेगा। तो ये कहा गया कि इस सिद्धांत में तो उद्योगपति ही सारा सामान और सारी उत्पादन उद्यमशीलता को ग्रहण कर लेता है। तो गांधी इस आधार पर औद्योगिकीकरण का, गांधी का विरोध लोग करते हैं, लेकिन गांधी भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं आलोचक, कि गांधी ने ऐसी परिस्थितियों में गांधी सदैव दृढ़ता पूर्वक और धैर्य पूर्वक निर्णय लिया करते थे। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अगर बताया है तो गांधी ने कहा कि अगर औद्योगिकीकरण की आपको को कंडेम करना है, आलोचना करना है, आप आलोचना करते रहिए, लेकिन सत्य तो यही है कि अगर हम पैसा उद्योगपति से नहीं लेंगे तो गरीबों के घर में वो पैसा नहीं दे सकते हैं। अब आपके हाथ में है, चाहे आप इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को स्वीकार करिए या न करिए, लेकिन गांधी के ट्रस्ट की अवधारणा का अंतिम उद्देश्य था देश के उद्योगपतियों से पैसा लेकर के, और उस पैसे का उस पैसे का सदुपयोग क्या करना है? उस पैसे का सदुपयोग करना है
कि जो पिछड़े इलाके हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको लाभान्वित करना है। ये था गांधी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। इसमें कहा गया कि यह व्यवहारिक नहीं है क्योंकि औद्योगिकीकरण का विरोधी है, लेकिन हम यह व्यवहारिक, मुझे लगता है कि इसलिए व्यवहारिक था कि अगर गांधी के सिद्धांत का ठीक तरीके से कंप्लायंस होता, उसको इंप्लीमेंट करने की बात होती, तो गांधी के इस विचार को महत्व मिलता कि हमें आर्थिक विचारों की आलोचना नहीं करनी है, हमें औद्योगिकरण की आलोचना नहीं करनी है, बल्कि हमसे सरकार से मिलकर के जो उसकी नीतियां हैं, अर्थनीति है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये समय का कालखंड की विशेष उपलब्धि है, विशेष आवश्यकता है। गांधी ने आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह अव्यवहारिक है, आलोचकों ने दूसरा आरोप लगाया। पहला आरोप लगाया कि यह कुटीर उद्योगों का समर्थन और बड़े उद्योगों का विरोधी है, इसलिए इसकी उपयोगिता नहीं हो सकती। तीसरे उसका कहा जाता है कि आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए ट्रस्टीशिप का प्रतिपादन गांधी ने किया है, लेकिन यह अव्यवहारिक है। इसके बाद आलोचना का एक स्वर और उभर करके सामने आता है कि गांधी के पूरे दर्शन में एक मिथ्या आशावाद, एक ऐसी आशा दिखाई दे रही है जिसकी कभी पूर्ति नहीं होगी। तो ये गांधी के आर्थिक विचार थे। औद्योगिकरण का विरोध, कुटीर उद्योगों का समर्थन, अपरिग्रह का सिद्धांत और उसको स्वीकार करना, वर्ग द्वंद्व के स्थान पर वर्ग सहयोग की धारणा का विकास करना, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, गांधी जी के ये आर्थिक विचार थे। आशा है आप गांधी के आर्थिक विचारों से प्रस्तुत हुए होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, नहीं तो मैं दूसरे टॉपिक की ओर चलता हूं। पवन शिवम आनंद हाँ, कोई प्रश्न अगर आप लोगों में है गांधी के आर्थिक सिद्धांतों के लेके तो आप पूछ सकते हैं। गांधी के आर्थिक सिद्धांतों से अगर कोई प्रश्न आप सबके मन में उठ रहा है। मैंने कहा गांधी के आर्थिक सिद्धांत में क्या था, पहला सिद्धांत क्या था गांधी का, कि गांधी औद्योगिकीकरण का विरोध करते हैं, गांधी कुटीर उद्योगों का समर्थन करते हैं, दूसरा सिद्धांत। तीसरा कहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी को अपरिग्रह का सिद्धांत, अर्थात उतना ही खर्च करना चाहिए उतना ही ग्रहण करे, उतना ही इकट्ठा करे जितनी की आवश्यकता है। अगर एक सूट में काम चल जाता है तो 10 सूट की क्या आवश्यकता है। वर्ग संघर्ष की जगह पर हम जो पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग है या श्रमिक वर्ग है, लेकिन हमारे यहाँ वैसा वर्ग तो जैसा मार्क्स ने कहा नहीं हुआ। यहाँ तो किसान है, मजदूर है, मजदूरों का वर्ग है, किसानों का वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग है और अभिजन वर्ग है, इलिट लोग हैं। इस प्रकार का तो जो जनसामान्य है और जो संपन्न है उसके बीच संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग होना चाहिए। और गांधी ने अगला कदम उसी लिए लिया, वर्ग सहयोग इसीलिए किया क्योंकि पूंजीपतियों से, बड़े लोगों से पैसा एकत्रित करके वो छोटे लोगों के स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी के लिए खर्च करना चाहते थे। ये गांधी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। तो ये गांधी के महत्वपूर्ण आर्थिक विचार हैं। आप कल्पना करिए कि गांधी उतना पहले औद्योगिकीकरण का विरोध कर रहे थे, आज बड़े बड़े उद्योगों से किस तरह के खतरे हैं, किस तरह के पर्यावरण के गंभीर खतरे हैं। भारत चाहता है कि हम जीरो टॉलरेंस पर आ जाएं, कोयले का उत्पादन समाप्त कर दें, ईंधन पेट्रोलियम को भी समाप्त कर दें और 2036-37 तक भारत में जो भी हो इलेक्ट्रॉनिक साधन हो, चाहे हम सौर, गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग करें, परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग करें, लेकिन जल विद्युत का उपयोग करेंगे, ताप विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे और हम अधिकतम मात्रा में बिजली का उत्पादन करके पेट्रोल के कंज्यूम को कम करेंगे, डीजल के कंज्यूम को कम करेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करेंगे ताकि हमारा क्रेब चक्र, हमारा पर्यावरण का चक्र सुरक्षित और संरक्षित रहे।
इस नाते भी गांधी ने औद्योगिकीकरण का समर्थ विरोध किया था। सोचिए, कल्पना करिए, उस महापुरुष ने, उस महामानव ने इस जो इतना बड़ा पालूषण है उसकी परिकल्पना, पर्यावरण पर जो मंडराता संकट है, जो भूगोल के मेरे विद्यार्थी हैं जानते होंगे, अल नीनो लार नीनो का प्रयोग कितना खतरनाक है। उससे सूखा पड़ जाता है प्रत्येक 3 बरस के बाद भारत में। कितनी पर्यावरण को क्षति है, कितना सांस लेने में परेशानी है। पर्यावरण दूषित होगा तो स्वास्थ्य दूषित होगा, और स्वास्थ्य दूषित होगा तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट बढ़ाना पड़ेगा। प्रत्येक भारत का बजट जो उसके विकास में खर्च होना चाहिए वो बजट स्वास्थ्य की ओर जाएगा, तो भारत का बजट भी लड़खड़ाएगा, प्रति व्यक्ति आय भी लड़खड़ाएगी। तो इसलिए गांधी चाहते थे कि औद्योगिकीकरण का विरोध करो, कुटीर उद्योगों को बढ़ाओ, ताकि किसी प्रकार का पालूषण, पर्यावरण का संकट उत्पन्न नहीं होगा। और जब प्रकृति के साथ हम चलेंगे तो प्रकृति हमारे लिए वरदान होगी। कितनी दूरदृष्टि थी, कितना पक्का इरादा था गांधी का। कुटीर उद्योगों का समर्थन, गांव के लोगों को काम मिले। जैसे लखू भाई पाठक का अचार पूरे यूरोप में बिकता है, उसी तरह क्यों न प्रयागराज के किसी जनपद का अमरूद पूरे भारत में, पूरे विश्व में बिके और विश्व उसको खरीदे, तो हमारा अमरूद उत्पादक किसान और मजदूर लाभान्वित होगा। तो गांधी यही चाहते थे और इसीलिए गांधी ने कुटीर उद्योगों का समर्थन किया। अपरिग्रह का सिद्धांत अपने आप में है, संतोषम परमम सुखम, हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, और अत्यधिक आवश्यकता, अत्यधिक लिप्सा अगर आए तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। वर्ग सहयोग संघर्ष की जगह मार्क्स के विपरीत जाकर गांधी वर्ग सहयोग की बात करते हैं। यह गांधी का वर्ग सहयोग और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आपने बता दिया, मैंने बता दिया। यह गांधी का आर्थिक इकोनॉमिकल एक फिलॉसफी है, गांधी का इकोनॉमिकल थ्योरी है, इकोनॉमिक्स है, जो आर्थिक विचार हैं, जो इकोनॉमिक आइडियाज हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक, कहा जाता है कि क्या गांधी अराजकतावादी है, एनार्किस्ट थे, जैसा कि प्रोधा और थोरो थे। पॉलिटिकल साइंस की शब्दावली में एनार्किया या अराजकतावादी, एनार्किस्ट या अराजकतावादी उसे कहते हैं जो राज्य में विश्वास नहीं करते हैं। मार्क्स भी राज्य में विश्वास नहीं करता है, लेकिन गांधी वर्ग में विश्वास करते हैं, वर्ग का सहयोग करना चाहते हैं। तो अराजकतावाद उसे कहते हैं कि गांधी सत्य की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। तो गांधी ने कहा कि पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ती है जब हम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों पर डटे रहेंगे तो हमें किसी प्रकार की पुलिस, थाने, कोर्ट कचहरी की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि हमें क्या आवश्यकता होगी, हमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। हम अपने आत्मा से अनुशासित हो लेंगे, हमें राज्य और राज्य की पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी। यही विचार गांधी को अराजकतावादी बना देता है। छोटा सा प्रश्न टिप्पणी के लिए कभी कभी आता है, आप पढ़ भी लेंगे। तो क्या गांधी अराजकतावादी थे? तो इस दृष्टि से गांधी अराजकतावादी थे, क्योंकि गांधी वर्गों में भी विश्वास नहीं करते हैं। अमीर और गरीब दो संघर्ष के वर्ग में गांधी का विश्वास नहीं है, वर्गों में विश्वास गांधी का नहीं है। गांधी नहीं मानते, कहते हैं कि गांधी विकास के लिए, सामाजिकता के विकास के लिए हम वर्गों का सहयोग लेंगे, वर्गों को आपस में प्रतिस्पर्धा करने की छूट नहीं देंगे, क्योंकि वर्गों के आपस में प्रतिस्पर्धा के और वर्गों के अस्तित्व और उनके दमन के मार्क्सवादी सिद्धांत का हश्र होगा कि 1917 की क्रांति 1991 में टूट जाएगी, निष्फल हो जाएगी। गांधी उस पक्ष में नहीं थे, बड़ी दूरदृष्टि थी गांधी की। इसलिए गांधी ने कहा कि हम ट्रस्टीशिप का सिद्धांत करेंगे, उसमें उद्योगपतियों से पैसा ग्रहण करेंगे और उसे जो आवश्यकता है, जो गरीब हैं, उनमें हम वितरित करेंगे। ये था गांधी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। और गांधी की अराजकतावाद इसी में था कि वो कहते थे कि पुलिस, कार्यपालिका की आवश्यकता नहीं होगी, हम खुद अपनी आत्मा से अनुशासित होकर के अपना कार्य करेंगे। यही अराजकतावाद है। जो राज्य में विश्वास नहीं करता है, राज्य के पुलिस, राज्य के सैन्य प्रशासन में और प्रशासन में विश्वास नहीं करता है, वह कहता है कि हम अपने आत्मा के अनुशासन से गणराज्यों का जाल बिछा करके, गांव गांव में ग्राम स्वराज का नारा दे करके हम गांवों को हम लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है
कि हमें पुलिस की आवश्यकता नहीं है, हमें थानों की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रशासन की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं अनुशासित। यही गांधी। एक प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे कि गांधी अराजकतावादी नहीं है, आंशिक अराजकतावादी है, क्योंकि वह राज्य में विश्वास नहीं करते और वो आत्मा की सत्ता में विश्वास करते हैं, आत्मा अनुशासन में विश्वास करते हैं। इस दृष्टि से गांधी प्रोधो की तरह, थोरो की तरह अराजकतावादी है। इसके बाद प्रश्न बनता है गांधी की राष्ट्रवाद, अंतरराष्ट्रवाद, थोड़ी सी चर्चा कर दें। गांधी कट्टर राष्ट्रवादी थे, लेकिन विश्व शांति में विश्वास करते थे, क्योंकि पूर्ण अहिंसा में विश्वास करते थे। तो गांधी का राष्ट्रवाद अंततः अंतरराष्ट्रवाद, सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व के जनों का कल्याण में परिवर्तित हो जाती है। गांधी धर्म और राजनीति का समन्वय चाहते हैं। यही बात डॉक्टर लोहिया भी कहते हैं। डॉक्टर लोहिया तो दिलचस्प टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। वही बात महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी राजनीति को कहते हैं कि अगर धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया जाए तो राजनीति में कुछ नहीं बचता है, राजनीति विमार्ग की ओर चल देगी, सन्मार्ग की ओर, अच्छे मार्ग की ओर नहीं चलेगी। तो गांधी राजनीति में धर्म के प्रवेश और धर्म के अनुसार राजनीति करने के प्रबल पक्ष पोषक हैं। क्या गांधी और मार्क्सवाद में कोई समन्वय है? तो गांधी और मार्क्स में समन्वय है। जहां मार्क्स वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज चाहता है, वहीं गांधी वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज तो चाहते हैं, लेकिन वर्गों का दमन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वर्गों का सहयोग गांधी लेना चाहते हैं। तो गांधी और साम्यवाद में, कम्युनिज्म में इतना ही है कि गांधी भी राज्य की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, राज्य को हटाना चाहते हैं, लेकिन राज्य को हटाकर मजदूरों की तानाशाही और मजदूरों की तानाशाही के बाद पूरे समाज में अधिकार दे देना चाहते हैं कार्ल मार्क्स। इसीलिए उनका समाजवाद है, समाज का विचार है, पूरी शक्ति जनता में दे देना चाहते हैं, लेकिन वो गई नहीं और इसीलिए कम्युनिज्म समाप्त हो गया। वो नेताओं में और पार्टी में सत्ता उलझ गई। जिस वर्ग विहीन और राज्य विहीन की समाज की कल्पना की वो हो नहीं पाया। तो इसलिए मार्क्स को केवल इतना ही गांधी की समानता है कि वह वर्ग के का समर्थन करते हैं, लेकिन वर्ग को अपनाने के प्रति आग्रह दुराग्रह उनका नहीं है। और गांधी ने वर्गों के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया, केवल राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। इसलिए मार्क्स के इस विचार से और गांधी के विचारों में सहमति दिखाई देती है, लेकिन बात जब चेतना की आती है तो वहां पर फिर दोनों दल एक, फिर दोनों महामानव, फिर धर्म और राजनीति, मार्क्स और गांधी एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। मार्क्स वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना चाहता है और गांधी केवल राज्य विहीन समाज की स्थापना करते हैं। वो वर्गों के अस्तित्व को बनाए रखने के समर्थक हैं। वो कहते हैं कि हम वर्गों की भूमिका को सकारात्मक कर देंगे, उसकी नकारात्मकता हटा देंगे। इस दृष्टि से गांधी और मार्क्स में केवल राज्य विहीनता के आधार पर एक समन्वय स्थापित होता है। और आपके मन में गांधी का को लेके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। उनकी पॉलिटिकल, उनकी सामाजिक अस्पृश्यता के वो एकदम विरोधी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता आप सब जानते हैं। गांधी जाकर के हरिजन नामक पत्र निकालते थे, दलितोद्धार की बात करते थे, उनके जाकर के उनके मलमूत्र साफ करते थे, उन मलिन में जाते थे। तो गांधी का अद्भुत साहस, धैर्य और सामर्थ्य है कि गांधी इन बस्तियों में, मलिन बस्तियों में, सेवा बस्तियों में जाकर के सेवा करते थे। गांधी कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे, कोई विभेद था ही नहीं। तो इसलिए गांधी जो रचनात्मक काम करते थे, जो सत्य का प्रयोग, जो सत्य उन्होंने देखा उसका प्रयोग यथासंभव किया, उसमें विलंब नहीं किया। तो ये गांधी अराजकतावादी हैं। ये आप कह लेंगे मार्क्स से कितनी समानता है। गांधी समाजवादी भी हैं, जैसा भारत के समाजवादियों का है। गांधीवादी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संविधान बनाया है पार्टी, उसमें गांधीवादी समाजवाद की चर्चा है। जो समाजवादी पार्टी, जो क्षेत्रीय दल है, यूपी में है, सशक्त पार्टी है, उसने भी गांधीवादी आदर्शों को स्वीकार किया है।
डॉक्टर लोहिया के विचारों के साथ। इसी प्रकार हर समाजवादी ने गांधी को स्वीकार किया है, गांधी को एक सीमा तक अपनाया है और गांधीवाद का समर्थन किया है। स्वयं गांधी ने अपने जीवन में कभी भी कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। तो अगर कोई प्रश्न हो, गांधी का समाजवाद ये है कि गांधी कुटीर उद्योगों के समर्थक हैं, डॉक्टर लोहिया भी समर्थक हैं छोटे उद्योगों के। तो भारत समाजवाद से साम्यवाद का बता दिया, और समाजवाद और गांधीवाद में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि जो समाजवादी बात कहता है वो गांधी का ही अनुकरण करके कहता है। अस्पृश्यता के प्रबल विरोधी थे, सामाजिक समरसता के समर्थक थे। कोई प्रश्न आपके मन में है? मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो? यस सर। कोई प्रश्न है आप लोगों को? सर एक राइटर का सर पढ़ रहे थे, तो उसमें सर लिखा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि थे सर, तो उन्होंने हाँ लिखा हाँ था हाँ कि हाँ अम्बेडकरवाद को पढ़ने के बाद जो है ऐसा हाँ लगता हाँ है कि जैसे गांधी जी ने हिंदुओं हाँ गांधी जी ने हरिजन शब्द प्रयोग करके हिंदुओं को हाँ। अल्पसंख्यक होने से बचा लिया। तो सर ऐसा क्या कुछ सत्य है ये? अब देखो, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की अपनी दृष्टि है। यह जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की पीड़ा है, वह पीड़ा एक सदियों से बहिष्कृत जाति की पीड़ा है। और उस अगर दृष्टि से आप सोचते हैं तो गांधी हिंदुओं के समर्थक और हरिजन शब्द कह के अल्पसंख्यक होने से हिंदुओं को बचा दिया। लेकिन अगर आप जितनी बातें कहें, मैं सहमत इसलिए नहीं होता हूं बेटा कि लाख हम कह लें, हम अपनी जैसे डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, सबने जाति हटाने की बात की, लेकिन उसी जाति के नाम पर कट्टरता लगातार बढ़ती जा रही है। अगर मैं वाल्मीकि जी के बातों से, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बहुत बड़ा नाम है दलित विमर्श का, दलित विमर्श का बड़ा नाम है, स्वयं अपना भोगा हुआ जीवन लिखा है। और मैं इस बात का भी समर्थक हूं कि एक दलित जो एससी कास्ट का है, जो अपनी अस्पृश्यता का दंश पेड़ा, जो उपेक्षा झेली है, उस बात को वही जान सकता है। जाकी पांव न फटी बिवाई, ऊका जाने पीर पराई, और वैष्णव जन के तेते ने कहिए रे पीर पराई जानी रे, दोनों बातें हैं। तो गांधी की दृष्टि सकारात्मक दृष्टि है। गांधी कहीं किसी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात नहीं करते हैं। अगर ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के दलित विमर्श की दलित चेतना है, तो एक चेतना गाली भी गांधी को देती है, जिस भावधारा से मैं आता हूं, लेकिन मैं पूर्वाग्रही स्वयंसेवक नहीं हूं। वो लोग कहते हैं गांधी ने हिंदुओं का शोषण किया और मुसलमानों को दिया। तो गांधी की तो स्थिति है कि न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा बड़े आग्रह पूर्वक, बड़े संयम और धैर्य के साथ, कि गांधी मानव का सम्मान करता है। गांधी मानवता की परिकल्पना का नाम है। गांधी उसको हरिजन तत्कालीन समय में इसलिए नाम दिया कि उस जमाने में 30 के दशक में वह बहुत उपेक्षित था, और उसकी पीड़ा 30 के दशक के लोग बता सकते हैं। आप उनकी ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा ही पढ़िए, जूठन, उसमें ये सारी पीड़ा उभर के आती है। और उसमें साहस के साथ मलिन बस्तियों में जाकर के उन्हीं दलितों का पाखाना, उन्हीं दलितों के लैट्रिन साफ करने का काम गांधी करते थे। तो गांधी को कैसे हम कहें उस चेतना में स्थापित करें? मैं तो कहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर को भी विशाल फलक पर समझने की आवश्यकता है, और गांधी को भी विशाल फलक पर समझने की आवश्यकता है। यह प्रश्न अल्पसंख्यक, और मेरी दृष्टि है, आप सहमत हो या ना हो बेटा, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने सत्य आपके सामने रख दिया। गांधी ने अपने बच्चों की शादी एससी वर्ग से की, अपनी अपनी पुत्रियों को भी उसी वर्ग में दिया। उस गांधी को आप क्या कहोगे, क्या आरोप लगाओगे? गांधी जिनके
मलमूत्र साफ करने के लिए तैयार था। गांधी अपील करता था, चूंकि हिंसक गांधी नहीं था, इसलिए कहता था कि ये जो तुम बड़े बड़े अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग हो, वो तुम अपना हृदय परिवर्तन करो। ये भी, और इस सिद्धांत पर भी कहते थे गांधी। गांधी का एक आधार आध्यात्मिक भी था। डॉक्टर अंबेडकर बहुत आध्यात्मिक नहीं थे, बाद में आध्यात्मिक बनते हैं। बाद में तो सत्य प्रेम करुणा के पुजारी बन जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर। और शायद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के सत्य प्रेम करुणा के दर्शन को वाल्मीकि ने अपने जीवन में अभी आक्रोश का समापन नहीं किया है। मैं तो यही कहूंगा कि मैं इससे सहमत नहीं। और कोई प्रश्न? क्योंकि अगर सत्य प्रेम करुणा, अब सोचो, जिस वर्ग ने डॉक्टर अंबेडकर का इतना तिरस्कार अपमान किया, उसी वर्ग को भी गांधी ने समान अधिकार दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने समान, तो वो करुणा का दर्शन है। गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे दंश को मधु की चाशनी में भिगो दिया संविधान लिख करके। उस अंबेडकर जैसे महामानव को विशाल फलक पर सोचने की जरूरत है। ये वाल्मीकि जी की अपनी दृष्टि है, और अगर प्रकारांतर से पूरी मानवीय होलिस्टिक दृष्टि से देखे जाए, जब महाभिष्क्रमण करते हैं डॉक्टर अंबेडकर, तो गांधी और वो एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं। संविधान तो उसका ज्वलंत उदाहरण है। और कोई प्रश्न? बहुत बढ़िया तार्किक प्रश्न था आपका। और कोई प्रश्न बेटा? नहीं सर। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम मिलते हैं तो नेहरू पर बात करके, या हम थोड़ा सा फर्स्ट पेपर पर, अपने सेकंड पेपर पर फिर आ जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर ऑल।